वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम क्विक रिवीजन सेशन 2 लेकर आए हैं साइंस के ऊपर। आई होप आपने पहला इसका जो वीडियो है आपने देखी होगी और आपने पसंद भी किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे रिस्पांस आपका। और अभी देखते हैं इसमें हम कितना कवर कर पाते हैं साइंस को। थोड़ा और हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़नी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ डेड प्लांट्स dead plants, animals and rotten bread एक्सेट्रा इट इज़ कॉल्ड। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर से यानी डेड प्लांट एनिमल वगैरह से जो खाना अपना खाता है, फीड करता है, उस तरह की न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चंस देखते हो तो क्वेश्चन को पढ़ा भी करो, और यानी आवाज़ सिर्फ सुननी नहीं है, पढ़ा भी करो। साथ में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे क्या आ रहा है वो पढ़ा करो। तो यहाँ पर इस तरह की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ न्यूट्रिशन में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इसी पे लाया है। हालांकि जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह जो एमएससी ज़ूलॉजियाँ कर रहे हैं की है, तो उनको ये बहुत बेसिक लग रहा होगा। तो आपको बाकी लेकिन इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बायोलॉजी नहीं होती है, उनके लिए थोड़ा सा बोल देता हूँ। न्यूट्रिशन की दो टाइप्स होती हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक थोड़ा सा बताऊंगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और इसकी एग्जांपल में हमारे आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं ऐसी तरह की न्यूट्रिशन, इस तरह की न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता, दूसरों पे डिपेंड रहता है। इसकी एग्जांपल में आते हैं एनिमल्स और फंजाई जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और एनिमल्स सारे, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ कैटेगरी में आते हैं, जो अपना फूड नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। दूसरों मीन्स वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर क्वेश्चन में आती है, यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है इसकी टाइप्स से। तो मैं आपको बता दूं, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसकी 3 टाइप्स हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन। 3 तरह की फर्दर ये क्लासीफाइड होता है हेटेरोट्रॉफ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको पैरासाइट कहते हैं, यानी जो फीड करेगा, जो खाना खाएगा, lives on the body surface or inside the body of another organism, that is called host। यानी एक होस्ट होगा, एक पैरासाइट, इन दोनों का रिलेशन होगा यहाँ पर। यानी सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल ले ले, मच्छर है, एक इंसान है, मच्छर इंसान के ऊपर बैठता है, मच्छर इंसान से ब्लड लेता है, ब्लड के ज़रिए वो फूड लेता है। ठीक है, तो ये कौन सी तरह की न्यूट्रिशन होगी, ये होगी आपकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसमें मच्छर जो है वो पैरासाइट है, और जो जिस पे मच्छर बैठा है यानी इंसान है कोई भी, उसको होस्ट कहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और एक बात आपको बता दूं, लीच, टिक और इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स की। तो पैरासिटिक मोड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टेड फूड खाता है, यानी डाइजेशन को और करता है, ब्रेक डाउन फूड की कोई और करता है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो पहले से हजम हुआ हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, ये बात भी साथ में याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सेप्रोफिटिक की बात करें, ये वो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं उन पे। यानी इसकी एग्जांपल आती है फंजाई और कुछ मैनी बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज को छोड़कर बाकी सारे बैक्टीरिया, यानी जो साइनो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे बैक्टीरिया और फंजाई सारे, ऑलमोस्ट नहीं सारे फंजाई, जितने भी फंजाई होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के थ्रू फूड लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और होलोजोइक होता है सिंपल तरह की न्यूट्रिशन, जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट, रैट, जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें होती है होलोजोइक, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पहले इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन मीन्स खाना खाता है, फूड खाता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है खुद। तो इस तरह की प्रोसेस को होलोजोइक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ पर करेंगे हम, न्यूट्रिशन का थोड़ा बेसिक आइडिया आपको देना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। देखो, सोर्सेज ऑफ विटामिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज ऑफ विटामिन में आपको जैसे विटामिन ए किससे मिलती है, बी भी उससे ही मिलती है। ऐसी कुछ ऐसे फूड है जिनमें ए, बी, सी, डी, ई के सारे विटामिन कुछ ऐसे फूड्स में होते हैं।
तो इसीलिए सोर्सेज में अब गिनी चुनी मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें याद रखनी जो आपको पता भी होगी। जैसे आप यहाँ पर विटामिन ए की बात चले तो यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से कैरेट में विटामिन ए होती है, ठीक है। और अगर आपको बात करें यहाँ पर विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है जो सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट होते हैं सिट्रस फ्रूट, उनमें पाई जाती है। और विटामिन डी की बात करें मिल्क के साथ साथ जो सनलाइट है विटामिन डी इससे मिलती है। तो ये खास आपने 3 याद रखने, विटामिन ए, सी और डी। यही सोर्सेज के रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो ए या फिर सी या फिर डी से पूछा जाएगा। सी से सिट्रस फ्रूट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट ये खट्टे फ्रूट होते हैं, लेमन, ऑरेंज वगैरह। और डी विटामिन डी जो है मिल्क, और इसके अलावा अपना सनलाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेचर्स क्लीनर्स आर, नेचर क्लीनर्स किन्हें कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिकम्पोजर्स को नेचर क्लीनर्स कहा जाता है। अगर ये डिकम्पोजर नहीं होते तो बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे चीज़ें हैं जो ऐसे ही पड़ी रहती है। डिकम्पोज होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि साइड की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे। तो डिकम्पोजर्स को नेचर्स क्लीनर कहा जाता है। ओजोन शील्ड, ओजोन लेयर इसको शील्ड भी कहते हैं। ओजोन लेयर, ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम, यानी ओजोन शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको? सरफेस ऑफ द अर्थ को, किस से? तो सबको पता होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेज से ओजोन लेयर हमें बचाती है, अर्थ को बचाती है। विच एसिड इज़ यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प द डाइजेशन, बॉडी में एक एसिड डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हालांकि इस एसिड का और भी काम होता है बॉडी के अंदर, जर्म्स को किल करने का भी काम होता है, लेकिन साथ साथ में डाइजेशन में भी हेल्प करता है। डाइजेशन होता है हजमा मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक में होता है ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी? तो ब्लड वेसल्स आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल जो जनरली 3 तरह के होते हैं, आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज में अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। तो सबसे बड़ा ब्लड वेसल जो होता है वो होता है आपका ओटा, ठीक है। कि अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बता दूं, अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट ब्लड वेसल तो ओटा होगा। अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट आर्टरी तो वो भी ओटा होगा। अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट वीन तो लार्जेस्ट वीन जो है आपकी वो होगी वीना केवा, ठीक है। वीना केवा लार्जेस्ट वीन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, बेसिक आइडिया क्या है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं रगे, आपको पता ही होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ये जनरली 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, जो इनकी बड़ी क्लासिफिकेशन है। वैसे इसकी ब्रांचेज आगे बढ़ती हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट जब पंप करता है ना, जो पंप करने के बाद ब्लड निकलता है ना हार्ट के बीच में से आगे बॉडी की तरफ, तो वो आर्टरीज के थ्रू होकर निकलता है, ठीक है। और स्पेशली ओटा जो है ये खास सबसे बड़ी आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड जाता है। और ये जो ब्लड जाता है ना हार्ट से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और वीन्स का काम होता है वापस से बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करना है। बॉडी में ब्लड क्यों जाता है? रेस्पिरेशन के लिए, ताकि फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। और उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा बायोलॉजिकल बात हो जाएगी, ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। तो उसमें ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेकर आता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो किन वेसल से आता है? वीन्स से। वीन्स क्या करता है? कैरी ब्लड बैक टू योर हार्ट, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वीन्स। तो आप कैपिलरीज की बात करिए, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज, डिफरेंट आर्टरीज। वीन की जो सुपरफिशियल छोटी छोटी सी ब्रांचेज होती हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं, और वो ब्लड को इकट्ठा करके पूरी बॉडी से आर्टरीज और वीन्स में डालती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सबको मालूम होना चाहिए इसका आंसर, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नॉन मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है, ये है आपका ब्रोमीन, ओके। तो ब्रोमीन जो है ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन एक और भी यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द विच इज़ द मेटल विच रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर?
नॉन मेटल तो अभी मैंने बताया, नॉन मेटल ब्रोमीन जो है, लेकिन मेटल का पूछा जाए तो मरकरी, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज़ मरकरी। अगर पूछा जाए नॉन मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज़ ब्रोमीन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे एस्पिरेंट को आता भी होगा। और आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन, ये क्वेश्चन आया हुआ है जीएसए के एग्ज़ाम में, जो सीबीटी बेस्ड हुआ था। एस्पिरिन का आपको पूछा गया है। एस्पिरिन का यहाँ पर साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम ऑफ एस्पिरिन का यहाँ पर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो मैंने ये जो नोट्स में आपको प्रोवाइड किया था केमिकल नेम, सिर्फ 17 ही आपको केमिकल नाम मैंने इंपॉर्टेंट दिए हुए नोट्स के अंदर। तो ये आप जो है इसको ज़रूर पढ़ें, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको खास करके ये बहुत बार पूछे जाते हैं। पहले जो बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। बेकिंग सोडा आपने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों में कन्फ्यूजन होती है। बी से बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, बी यहाँ पर भी है और बी बेकिंग सोडा, तो आपने इसमें मिक्स नहीं करना है। बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, वाशिंग जो दूसरा बचा वाशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बाकी आपने खुद से याद करने हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस तरह से टेबल साल्ट जो होता है सिंपल जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड। फार्मूला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केमिकल नाम इसके याद कर सकते हैं। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो इस तरह से ये एस्पिरिन 8वें नंबर पे यहाँ पर जो लिखा हुआ है एस्पिरिन, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम है। तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है। तो नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे, नहीं तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम नंबर आपको मैंने दिया हुआ है। तो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल हुए। तो उसके अलावा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप प्ले स्टोर में जाकर JKSSB स्टडी पॉइंट JKSSB स्टडी फास्ट करके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप हमारा। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स और लाइट वेव्स, लाइट वेव कौन सी तरह की वेव्स होती हैं, ठीक है। लाइट वेव जो है आपने याद रखना L से L नहीं, L से L नहीं, ये याद रखना है। पता क्या है, लाइट वेव लॉन्गिट्यूडल नहीं होती, ये ट्रिक इसकी लॉजिकल नहीं बनती है। आपने ये याद रखना L से L नहीं है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल नहीं है, लाइट ट्रांसवर्स हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। आप कहोगे ये क्या है, यही तो चीज़ें होती हैं, आपको अब माइंड में आ जाएगा जब आप कहोगे लाइट वेव लॉन्गिट्यूडल, नो लॉन्गिट्यूडल तो नहीं है, उसका मतलब ट्रांसवर्स है। ओके, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर थोड़ी एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वेव्स के बारे में कि वेव्स किस तरह मूव करती हैं। ये क्वेश्चन मैं कल किसी एग्ज़ाम में देख रहा था, तो आपको बता दूँ ये चीज़ भी इसलिए मैंने साथ में लाई। ट्रांसवर्स वेव्स इन विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ एट राइट एंगल टू द मोशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मूवमेंट राइट एंगल टू द मोशन ऑफ एनर्जी होगी ट्रांसवर्स वेव में, याद रखना। एग्जाम्पल इसकी लाइट वेव। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, द वेव इन विच द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द मोशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू द मोशन होगी किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। और एग्जांपल इसकी है साउंड। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एट विच पॉइंट ऑफ द अर्थ इज देयर नो ग्रेविटी, कौन सा पॉइंट है अर्थ में जहाँ ग्रेविटी नहीं होती, जीरो ग्रेविटी, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेरी गुड, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन, और ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया। इन मैनी कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट्स द म्युनिसिपैलिटीज ऑफन स्प्रिंकल साल्ट ऑन आइसी रोड, जब बर्फ पड़ जाती है रोड में तो नमक फेंकते हैं ताकि इन विंटर। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट रीजन फॉर दिस, तो इसके लिए क्या रीज़न रहेगा आपको बताना है। यहाँ पर बताना है बच्चे, 2 मिनट। तो द साल्ट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल, तो यहाँ पर आपको बताना स्टेटमेंट क्या सही रहेगी। तो साल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, साल्ट राइजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, साल्ट प्रोवाइड नेसेसरी फ्रिक्शन द ट्राइव्स ऑफ द व्हीकल। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से आप बताएं। द साल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका कमेंट करके आप आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 2 बार एग्जाम में पूछा गया पिछले 2-3 सालों में, तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। और ख़ास करके आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमारा नंबर है व्हाट्सएप का 70510101
7051014488। यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं आप अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए कुछ भी। और इसके अलावा आप ऐप हमारी प्ले स्टोर में जाकर JKSAB स्टडी पॉइंट करके सर्च करें और ऐप हमारी वहाँ पर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप ये जो PDF है साइंस की, स्पेशली ये 2 जो हमारे टेस्ट हुए हैं, इनकी PDF मैं जल्द ही सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।